हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सिडी का अर्थ। तो सब्सिडी का अर्थ क्या है कि जब सरकार कुछ विशेष वर्गों, जिनमें साधारणतः वंचित, गरीब एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र आते हैं, जो आर्थिक लागत से कम कीमत पर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति करती है, तब उस आर्थिक लागत की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया सरकारी व्यय सब्सिडी कहलाता है। अब जानते हैं भारत में सब्सिडी के प्रमुख उद्देश्य अथवा कारण क्या है। तो भारत जैसे विकासशील देश में सब्सिडी देने का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था कर समावेशी विकास प्राप्त करना है। सब्सिडी देने के पीछे सबसे प्रमुख कारण यह है कि वस्तुओं सेवाओं की उत्पादन लागत ऊंची होने से प्रायः आम उपभोक्ता ऊंची कीमत देने की स्थिति में नहीं होता है। अर्थात सब्सिडी के द्वारा सरकार लागत एवं मूल्य के अंतर को कम कर वंचित व्यक्तियों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा विकसित देशों में काफ़ी मात्रा में कृषिगत सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका व यूरोपीय संघ अपने कृषकों को भारी मात्रा में सब्सिडी देते हैं, जिससे उनका कृषिगत उत्पादों का निर्यात बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे विकासशील देशों को अपने कृषकों के हितों की रक्षा के लिए सब्सिडी देने की व्यवस्था करनी पड़ती है। भारत सरकार में केंद्र सरकार द्वारा खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि पर प्रतिवर्ष काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। ठीक इसी प्रकार राज्य सरकारें भी सिंचाई, विद्युत, शिक्षा आदि पर सब्सिडी देती हैं, ताकि उत्पादन की लागत को नियंत्रित कर उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। सब्सिडी के माध्यम से गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी समस्या का अल्पकालिक समाधान किया जाता है। सब्सिडी के प्रकार। तो सब्सिडी सामान्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। सब्सिडी को पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। सब्सिडी को इसके उद्देश्य अथवा कार्य अथवा क्षेत्र के आधार पर निम्न अनुसार बांटा जा सकता है। तो वह कौन कौन से हैं? तो पहला है कृषि क्षेत्र में सब्सिडी। तो भोजन की पर्याप्त आपूर्ति तथा तभी संभव है जब भारत का किसान पर्याप्त उत्पादन करे। अतः कृषकों को कम दामों पर बीज, उर्वरक, बिजली पानी जैसी चीज़ों को उपलब्ध कराने एवं उनकी फसलों को एमएसपी के माध्यम से सही दाम प्रदान करने हेतु सरकार कृषि सब्सिडी प्रदान करती है। उद्योग सब्सिडी। तो भारत में औद्योगिकरण की दर आवश्यकता से कम है। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने की भारी आवश्यकता है, ताकि वे एक बड़े जनसंख्या वर्ग को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें तथा बड़ी एवं विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को कच्चे माल, पूंजीगत मशीन, ब्याज आदि के संबंध में रियायत प्रदान करती है। अगला है खाद्यान्न सब्सिडी। तो भारत में बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है एवं कुपोषण जैसी समस्याओं से ग्रसित है। भोजन की आवश्यकता व्यक्ति की अपनी आवश्यकता तथा हर सरकार का दायित्व भी है। अतः भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया गया, जिसके अंतर्गत एक बड़े वर्ग को न्यूनतम दामों पर गेहूं, चावल, दालों की आपूर्ति कर खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके। अगला है निर्यात सब्सिडी। तो भारत की आयात पर निर्भरता कम करने एवं निर्यात की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है। तो भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातोन्मुखी इकाइयां, निर्यात संवर्धन पार्क आदि जैसे प्रयास किए जाते हैं, ताकि निर्यात को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद है
कर सब्सिडी। कर सब्सिडी यदि व्यक्ति को दी जाती है तो उसकी कर योग्य आय में वृद्धि करती है, तथा यदि उद्योगों को दी जाती है तो उनकी उत्पादन लागत एवं विक्रय मूल्य में कमी कर बिक्री को बढ़ाती है। ज्ञातव्य है कि भारत में कृषि से प्राप्त आय पूर्णतः कर मुक्त है, ताकि कृषकों को इसके भार से बचाया जा सके। अगला है ऋण एवं ब्याज सब्सिडी। भारत में कृषकों, छात्रों, सूक्ष्म उद्यमी आदि को ऋण अथवा ब्याज में सब्सिडी दी जाती है, ताकि आपातकालीन स्थिति में उनके भार को कम किया जा सके। अब जानते हैं सब्सिडी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव। तो बढ़ते सब्सिडी व्यय का अंततः भार करदाताओं पर ही पड़ता है। अपने बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने के लिए सरकार कर राजस्व में वृद्धि करती है। सब्सिडी में निरंतर वृद्धि के कारण बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय क्राउडिंग आउट प्रभाव के रूप में निजी निवेश को हतोत्साहित करता है। सब्सिडी के जारी रहने व बढ़ने से सरकार की राजस्व घाटे में वृद्धि होती है, जिसकी पूर्ति के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है और इससे ब्याज की देनदारी बढ़ती है और आगे चलकर राजकोषीय घाटा बढ़ता है। बढ़ते सब्सिडी व्यय के कारण बाजार में तरलता में वृद्धि होती है, जो कि स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न करती है। ध्यान रखना होगा कि क्राउडिंग आउट से आशय सरकार द्वारा घाटा पूर्ति के लिए बाजार में अत्यधिक ऋण लेने से। सरकार द्वारा ऋण की मांग बढ़ जाने से ब्याज की दर बढ़ जाती है और इन बढ़ती हुई ब्याज की दरों पर निजी निवेशक ऋण नहीं ले पाते, अतः निजी निवेशक हतोत्साहित हो जाते। सब्सिडी पर भारी राशि लग जाने से सरकार पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सिंचाई, बिजली, सड़क, संचार, शिक्षा, चिकित्सा आदि के विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। सब्सिडी का एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि इससे अनावश्यक एवं व्यर्थ के उपभोग को बढ़ावा मिलता है। जैसे बिजली बिलों की छूट से कई बार इसका अंधाधुंध उपयोग होने लगता है। अब जानते हैं सब्सिडी को नियंत्रण करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो सब्सिडी की समस्या काफ़ी जटिल मानी गई है, जिसे नियंत्रण करने के लिए सर्वप्रथम एक स्पष्ट रणनीति तैयार करनी होगी, जिसके मुख्य तत्व निम्नलिखित रहेंगे। भारत के खाद्य निगम के घाटों को कम किया जाना चाहिए। इसके लिए खरीद, संग्रहण, वितरण, स्टॉक आदि में कार्यकुशलता बढ़ाई जानी चाहिए। इनकी समय समय पर समीक्षा भी की जानी चाहिए और आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्रशासन को तैयार रहना चाहिए। सब्सिडी का प्रयोग परिभाषित व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। सब्सिडी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर ही दी जानी चाहिए, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं पर नहीं। सब्सिडी की समय सीमा तय कर देनी चाहिए। नई सब्सिडी काफ़ी सोच समझकर चालू करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी के स्थान पर प्रत्यक्ष सब्सिडी को अपनाया जाए। गैर मेरिट सब्सिडी को कम करने पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। समाज के हित में मेरिट सब्सिडी जारी रखी जा सकती है। प्रत्यक्ष सब्सिडी तो सरकार द्वारा जनता के विशेष वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए वस्तु एवं सेवाओं के प्रावधान एवं वितरण के बजाय जब एक निश्चित नकद राशि का अंतरण अथवा भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते, पोस्ट ऑफिस के खाते या मोबाइल मनी हस्तांतरण मशीन द्वारा किया जाए तो इसे प्रत्यक्ष अथवा नगद अंतरण भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ भारत में इसे औपचारिक रूप से 2003 में प्रारंभ किया गया, जबकि इसकी द्वितीय चरण 2013 में प्रारंभ हुआ। दोनों ही चरणों में ये योजना कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकी और 2014 में सत्ता परिवर्तन के पश्चात मोदी सरकार द्वारा पुनः इसे 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ किया गया तथा अपनी कमियों को दूर कर इसे क्रियान्वयन योग्य बनाया गया। उदाहरण के लिए जैसे
समस्त छात्रवृत्ति अनुदान, पेंशन अनुदान एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में संलग्न सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाई जा रही है। नकद अंतरण से होने वाले लाभ तो वह कौन कौन से हैं? तो अनेक अध्ययन से हम स्पष्ट करते हैं कि नकद अंतरण के माध्यम से विकल्पों में वृद्धि होती है एवं मौजूदा गरीबी निवारण कार्यक्रमों की सफलता दर स्वतः बढ़ जाती है। नकद अंतरण के माध्यम से वितरण प्रक्रिया पारदर्शी होती एवं लाभार्थी को समय पर भुगतान प्राप्त हो जाता है। नकद अंतरण के माध्यम से वितरण प्रक्रिया से जुड़े सरकारी विभागों की संख्या तो कम हो जाएगी, जिससे सब्सिडी की लागत कम होगी एवं सरकार वंचित लोगों को या इनकी सहायता अधिक करने में सफल हो सकेगी। नकद अंतरण से मध्यस्थ व्यक्तियों एवं संस्थाओं की संख्या घटेगी, जिससे भ्रष्टाचार, कालाजारी एवं राजस्व हानि जैसे जटिल अवरोध कम हो सकेंगे। विगत अनुभवों से यह निष्कर्ष निकलता है कि नकद हस्तांतरण की प्रक्रिया में लाभार्थी की पहचान अधिक सटीक ढंग से हो जाती है, जिससे गैर मेरिट बेस्ड सब्सिडी की संभावनाएं कम हो जाती हैं एवं अपव्यय की कमी आती है। ब्राजील का बोल्सा फैमिलियास एवं जीरो हंगर प्रोग्राम्स तथा कई अफ्रीकी देशों जैसे घाना, कांगो, माली, नाइजीरिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, सोमालिया ने इसी प्रणाली को अपनाया और विश्व बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र के अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों में सीधे तौर पर प्रत्यक्ष सब्सिडी का समर्थन किया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की आलोचना। तो प्रत्येक सब्सिडी के संदर्भ में अर्थशास्त्री कुछ आशंकाएं एवं आपत्तियां उठाते हैं। इनका मानना है कि प्रत्यक्ष सब्सिडी सैद्धांतिक तौर पर तो उचित विचार है, किंतु व्यवहार में इसका कार्यान्वयन अत्यंत जटिल है। इसे हम निम्न तरीके से देख सकते हैं। जैसे इस संदर्भ में भारत सरकार के माध्यम से बैंक खातों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, किंतु स्वयं यह योजना कई खामियों से गुजर रही है। प्रत्यक्ष सब्सिडी की कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब वह लक्षित वर्ग तक पहुंचे। गैर मेरिट बेस्ड सब्सिडी सरकारी व्ययों को अनावश्यक बढ़ा देती है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या डीबीटी भविष्य में पीडीएस को समाप्त कर देगी। पीडीएस की 5 लाख उचित मूल्य दुकानों का भविष्य अस्पष्ट है। फर्जी आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से जुड़ी सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी नहीं सुलझाए जा सकते। इस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सफलता असफलता आधार प्रणाली के क्रियान्वयन पर जुड़ी है। वित्तीय समावेशन अर्थात लाभार्थी का खाता धारण होना, पर्याप्त एटीएम सुविधा, स्मार्ट कार्ड की सुविधा भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सफलता के लिए आवश्यक है। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सब्सिडी की समस्या का स्थायी हल निकालना तभी संभव हो सकता है जब देश की विकास की दर तेज हो 10% और इसकी लाभ सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों, सभी समुदाय आदि को समान रूप से मिले, अर्थात सर्वसमावेशी विकास हो और अर्थव्यवस्था सही मायने में बाजार प्रणाली पर संचालित हो। आत्मनिर्भरता को लक्षित करते हुए किया गया विकास ही समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकता है। अब जानते हैं कृषि क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी। तो कृषि क्षेत्र के लिए दी जाने वाली सब्सिडी एक प्रकार के लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है, जिसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना, ग्रामीण विकास करना एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। भारत में सब्सिडी 2 प्रकार से दी जाती है, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष सब्सिडी। तो प्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत लाभार्थी को नगद अंतरण के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है। ये खाद्यान्न, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि के रूप में दी जाती है, जैसे एमएसपी की घोषणा, किसान सम्मान निधि द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, किसानों की ऋण माफी तथा एलपीजी सब्सिडी आदि। अप्रत्यक्ष सब्सिडी में नगद अंतरण नहीं किए जाते हैं। ये किसानों एवं अन्य लोगों पर परोक्ष रूप से पहुंचाई जाती, जैसे सिंचाई, विद्युत, उर्वरक एवं कीटनाशक पर दी जाने वाली सब्सिडी आदि। कृषि सब्सिडी की आवश्यकता। तो भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तथा उनकी जोखिम लेने की क्षमता अत्यधिक कम होती है।
और भारत में खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सब्सिडी आवश्यक होती है, क्योंकि भारत की लगभग 1/3 जनसंख्या बाजार मूल्यों पर उत्पादों को खरीदने में सक्षम नहीं है। भारत में सब्सिडी के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में पूंजीगत एवं तकनीकी निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में एक महत्वपूर्ण घटक है। सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक विकास एवं सामाजिक समानता जैसे लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। सब्सिडी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय कृषि निर्यात की वस्तुओं को बढ़ाया जा सकता है। अब जानते हैं कृषि संबंधी सब्सिडी से संबंधित समस्याएं। तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की सब्सिडी से निम्न आय वर्ग एवं छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा जाता है, किंतु वास्तव में ये प्रगतिशील न होते हुए प्रतिगामी प्रभाव के रूप में देखी जाती है। भारत में कृषि सब्सिडी को लेकर अनेक समस्याएं बनी हुई हैं। भारत में सरकार के बजट में एक बड़ा भाग कृषि संबंधी सब्सिडी का होता है, जिसके कारण सरकार का राजस्व एवं राजकोषीय घाटा बढ़ता है। ऊंची कृषि सब्सिडी की वजह से देश के आधारभूत संरचना हेतु आवंटन में कमी आती है, अतः औद्योगिकीकरण प्रभावित होता है। एमएसपी आधारित फसलों का उत्पादन करने की प्रवृत्ति बढ़ती है एवं परंपरागत कृषि को ही प्रोत्साहन मिलता है। आधुनिक वाणिज्यिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। अधिक जल की मांग वाली सब्सिडी आधारित फसलों को अधिक मात्रा में बोने एवं बिजली सब्सिडी देने के परिणाम स्वरूप भूमिगत जल का स्तर निम्न होता है एवं जल भराव जैसी समस्या उत्पन्न होती है। भारत में कृषि सब्सिडी का लाभ छोटे किसानों की बजाय बड़े किसानों को अधिक होता है, अर्थात गैर मेरिट बेस्ड सब्सिडी में वृद्धि होती है। उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर दी जाने वाली सब्सिडी अनावश्यक उपयोग को बढ़ावा देती है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण एवं भूमि की उर्वरक क्षमता का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके समाधान उपरोक्त समस्याओं को दूर करने हेतु कृषि सब्सिडी के मुद्दों पर निम्नानुसार उपाय लागू किए जाने चाहिए, ताकि सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर इसके लाभ को सही लाभार्थी तक पहुंचाया जा सके। तो कृषि सब्सिडी हेतु निम्नलिखित समाधान दिए जा सकते हैं, जैसे सब्सिडी लक्षित वर्ग के लिए होना चाहिए, ना कि जन सामान्य के लिए। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को राजनीतिक अथवा वोट बैंक के माध्यम नहीं होना चाहिए, अपितु ये कृषकों की बुनियादी आवश्यकता पर केंद्रित होकर अल्पकालिक सहायता के रूप में होना चाहिए। सब्सिडी के अंतर्गत राजस्व के रिसाव को रोका जाना चाहिए तथा कार्यकुशलता में वृद्धि की जानी चाहिए। सब्सिडी को दीर्घकालिक रखने की बजाय एक निश्चित समय सीमा, निश्चित उद्देश्य तथा अधिकतम मात्रा तक ही उपलब्ध किया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष सब्सिडी से होने वाले नुकसानों को कम करने हेतु प्रत्यक्ष सब्सिडी की ओर जोर दिया जाना चाहिए। कृषि सब्सिडी खेत के आकार, विशेष फसल एवं विशेष क्षेत्र विशेष के आधार पर दी जानी चाहिए। सब्सिडी के प्रभावों का मूल्यांकन होना चाहिए तथा समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त उपायों का सही क्रियान्वयन पर हम कृषि सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं एवं कृषकों को उनकी वास्तविक आवश्यकता पर आधारित सब्सिडी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर कृषकों की आय बढ़ाने एवं देश की खाद्य सुरक्षा जैसे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।